रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। हफ्ते दर हफ्ते हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से जिन्होंने हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जिससे हमें भी कुछ कर गुजरने की इंस्पिरेशन मिलती रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट एक समय एक पहेली हुआ करती थी। धीरे धीरे माउंटेनियर्स ने वहां जाना शुरू किया। हिंदुस्तान की वो पहली लेडी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची वो थी बछेंद्री पाल। उन्होंने ये हिम्मत का काम किया 1984 में। इसके बाद उन्हें 2019 में देश का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया था। मैंने बछेंद्री पाल जी से कांटेक्ट किया और पूछा कि उस समय उन्होंने क्या सोचकर ये राह चुनी थी। उस समय इस स्पोर्ट की तरफ आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत ही एक साहसी कदम था और ये जर्नी तो पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है और इस तरीके से जो अनकन्वेंशनल जो स्पोर्ट है इसकी तरफ जाना, घर वालों को कन्विंस करना, घर से बाहर अपने समाज को उनको कन्विंस करा या फिर अपनी जिद से आगे बढ़े रहना। तो ये बहुत ही साहसी कदम था। मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी, बहुत गरीब परिवार में थी और तब मैं सोचती थी कि इन अभावों से अगर बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। तो पहला एवरेस्ट मेरा एजुकेशन ही था। बहुत मुश्किल था घर में और तब लड़कियों को वो बढ़ावा भी नहीं मिलता था पढ़ाई लिखाई में और खासकर महिलाओं की हालत तो और भी न मालूम कितने पीछे हैं हम लोग पुरुषों से। दूसरी तरफ जब इंदिरा जी को देखती थी और वो बॉर्डर इलाके में दौरे में आती थी तो वो सब मैं सोचती थी कुछ कर गुजरना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहला चीज है अच्छी एजुकेशन। एमए बीएड किया, फिर भी 1 साल बहुत घर में रहना पड़ा। वो मेरा बहुत ही टफ टाइम था। उस समय का माहौल, महिला होना, स्पोर्ट्स चुनना और वो भी अनकन्वेंशनल स्पोर्ट चुनना, तो ये तो आपकी जिद और जज्बा ही था जो आपको यहाँ पर लेके आया। मैम, परिवार ने क्या कहा था आपको जब आपने अपनी इच्छा बताई होगी उनको कि आप क्या करना चाहती हैं? मेरे माँ पिताजी इतने मैंने देखा उनको मेहनत करते हुए, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती हूँ और बहुत ईमानदार थे। तो वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मुझे इतना बड़ा धरोहर है। टाटा स्टील ने एवरेस्ट से पहले ही उन्होंने मुझे जॉब दिया था जो कि गांव वालों के लिए और उस सब के लिए एक बहुत हैरानी की बात थी जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बछेंद्री ये सब पहाड़ चढ़ के क्या करेगी, ये घास ये सामान ये पत्थर उठा के पहाड़ के ऊपर जाती है, वहां से घास लेके आती है, लकड़ी लेके आती थी। मेरे लिए तो वो मेहनत था क्योंकि कोई भी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और वो सोच मेरे को बहुत जल्दी आ गई थी। टाटा में जॉब ऑफर मिला तो सबको हैरान हो गया, ज्वाइन किया। उसके बाद मैं एवरेस्ट चली गई। टाटा ने भी मुझे ये ऑफर दिया जब मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जब टाटा ने मुझे एम्पावर किया और वहां से मैं लगातार बढ़ती रही और जब खुद क्लाइम किया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। देश ने अवार्ड, रिवॉर्ड, प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान दिया तो उसकी तो कोई कीमत नहीं होती थी। ये बताइए, जब आपने ये सोचा कि आप माउंटेनियरिंग की तरफ जाएंगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा, थोड़ा सा भी डर? बिल्कुल भी नहीं। और कई बार ये भी होता है कि जब इग्नोरेंस होता है ना, जब कुछ चीज के विषय में ज्यादा मालूम नहीं है तो डर भी नहीं लगता है। सच बात तो ये, आज मुझे शायद ज्यादा डर लगता है और जो मैंने शुरू के टाइम पर मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतने डेप्थ में उसके डिटेल में वो हैजर्ड्स क्या रिस्क होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कितना कुछ पल्मोनरी ऑडिमा, ब्रेन में ये हो जाता है, स्वेलिंग होता है, पानी भर जाता है, बहुत कुछ डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, बर्फ के नीचे कैसी कैसी खाइयां क्रेवासीज होती हैं और वो एवलांच कहीं से भी आता है तो वो तो एक बाढ़ जैसी आती है, पूरा तूफान की तरह से, एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। तो इतनी जानकारी भी नहीं थी क्योंकि मेरा तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था जब मैंने एवरेस्ट किया। लेकिन एवरेस्ट में मुझे वो सब सामना करना पड़ा। वो एवलांच के नीचे दब गई। कैंप 3 की बात थी जो कि 23,000+ फीट में होता था एक स्लोप में, और वहां पे हम लोग रात को अपना गर्म पानी वगैरह, जूस वगैरह गर्म करके फ्लास्क में डाल के तैयार कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमको क्लाइम करना है। ऐसा हमारा प्रिपरेशन होता है। पानी तो लाइफ लाइन है। नो मैटर कि आप कितने एनर्जेटिक है, कितने आप फिट हैं,
अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो रात को हम जल्दी सो गए और ये 12:30 बजे रात में बहुत जोर की ब्लास्ट जैसी आवाज सुनी। तो मैंने सोचा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे रखे हैं, कुछ कुछ तो शायद वो बस्ट हो गया है। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भारी चीज के नीचे दब गई हूँ पूरी तरीके से। और तब मुझे लगा कि ओ ये तो एवलांच के नीचे मैं दब गई हूँ और ये मौत निश्चित था। और मैं सोच रही थी ये कैसी मौत है जब मैं बिल्कुल महसूस कर रही हूँ कि मुझे मरना है। तभी मेरे एक टीम मेंबर ने वो मेरे टेंट में थे और वो किसी तरह से हिला, टेंट को काटा नाइफ से और वो खुद बाहर निकला, आइस के ब्लॉक्स को मेरे बदन के ऊपर, टेंट के ऊपर से हटाया। अगर मैंने कुछ अचीव किया तो ये मेरे अपने बलबूते पे नहीं, मेरा साहस, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरी पॉजिटिविटी, ये सब था। लेकिन आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे टीम मेंबर थे, उन्होंने टेंट से मुझे बाहर निकाला, आइस ब्लॉक्स हटाए और फिर उसके बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी जिसके लिए मैं बहुत बहुत गर्व करती हूँ अपने ऊपर, कि मैं तभी भी पॉजिटिव रही। और उस कैंप से हम नीचे उतरे, जो लोग इंजर्ड थे, किसी का हेड इंजरी था, किसी का रिब ब्रोकन था, किसी का लेग फ्रैक्चर था। मैं अकेली महिला सदस्य उस टीम में थी। तो सब लोगों को, सब टीम वर्क के हिसाब से हमारे शेरपास जो बैकबोन होते हैं पुलिसन के, वो नीचे उतारा जहाँ पे हमारे लीडर थे कर्नल खुल्लर। तो जब मेरे लीडर ने सबको 1 बाय 1 पूछा और मैं तब किसी एक शेरपा का हेड इंजरी कोई हुआ तो मैं उसको फर्स्ट एड कर रही थी। आप सोच सकते हैं मेरा करेज और मेरा कॉन्फिडेंस, मैं अंदर से कितनी स्ट्रांग थी। मैं दूसरे को फर्स्ट एड कर रही थी जबकि अपना भी चोट लगी थी, लेकिन मैंने बताया भी नहीं शायद ये। तो फिर जब लीडर ने पूछा बचेंद्री अभी क्या करोगी, तुम आगे जाओगी? तो मैंने कहा सर गिवन अपॉर्चुनिटी, मौका मिले मैं जरूर करूंगी। बस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय सक्सेस स्टोरी। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। आज मैं जहाँ हूँ, ये वो उस डिसीजन ने मुझे अभी यहाँ तक मैं जो भी हूँ मैं अभी। तो आज आप कैसे देखती हैं माउंटेनियर्स को? अभी बहुत जागरूकता है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत फैसिलिटीज हैं और बहुत लोग आगे आए हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड लेकिन अभी हमारे टाइम की बात अलग थी, हार्डशिप बहुत था, स्ट्रगल बहुत था, और हार्डशिप और स्ट्रगल तो आदमी बहुत सीखता है उससे। लेकिन अभी मैं ये देखती हूँ कि अभी बहुत अवेयरनेस है, लोग बहुत स्पॉन्सरशिप के लिए भी लोग आसानी से मिलता है। जिंदगी में इतना सीखा मैंने, एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना, जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें आगे बढ़ना, मुश्किलों के लिए कंप्लेन न करना, बल्कि उसी में से रास्ता निकालना और अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे इस समय आपको, और जो हमारे यंगस्टर्स भी हैं, वो भी सुनकर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं तो टाटा स्टील से अभी भी एज ए मेंटोर अभी भी हूँ और लेकिन बहुत फ्रीडम है। मैं देहरादून में सेटल हुई हूँ, लेकिन एक जगह रहती नहीं हूँ। एडवेंचर टूरिज्म, ये तो मेरा, मैं क्या बताऊँ, मैं कोई शब्द नहीं है। मैं सोचती हूँ कि पहाड़ मेरे मेरे अंदर में एक पहाड़ है जो लगातार मैं उसको ये करती रहती हूँ। और मैं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के वहाँ पे जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं थ्रू एडवेंचर, मैं उससे बहुत जुड़ी हूँ। फिर मैं प्लान हूँ एक फिट एट 50+ विमेन्स ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगा और काराकोरम पास या फिर टाइगर हिल, तो वहां तक की जर्नी करीब 5 महीने की होगी। भूटान से होके जाएंगे 1 महीना, 2 महीने नेपाल से होके पूरे हिमालयन ट्रेवर्स करेंगे, लगभग 4500 किलोमीटर। मैं 67 हूँ और मैं लीड कर रही हूँ उसको, और तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अक्टूबर फर्स्ट वीक में, नवंबर लास्ट वीक में मैंने एक ट्रैक किया था। 35 विमेन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया से आई थी, जिसमें एक महिला थी जो पुणे से थी, वो 76 ईयर्स ओल्ड। तो ये बढ़ावा देगा। अगर मैं इस उम्र में भी कुछ करती रहूंगी तो लोग ये नहीं सोचेंगे 50-60 के बाद क्या अब क्या करना है हमको अपनी जिंदगी के,
कोई कुछ रह नहीं गया। अब बिल्कुल, इस उम्र के पड़ाव पे जनरली ज्यादातर महिलाएं यही सोचती हैं कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आप एक उम्मीद की तरह हैं हम सब लोगों के लिए। मैं एवरेस्ट से आने के बाद मेरे दिल दिमाग में ये था कि अब मैं इसको ही ग्लोरीफाई नहीं करती रहूंगी। मैंने एवरेस्ट, आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट। जी। मैंने उसके बाद क्या किया है उसमें मुझे फक्र होता है। और उसके बाद मैंने एक इंडो नेपलीज महिलाओं की टीम को एवरेस्ट में लेके गई। वो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के थ्रू, और वो मैंने लीड किया था। उसके लिए कितना लेग पुलिंग किया लोगों ने, क्योंकि माउंटेनियरिंग ना बहुत मेल डोमिनेट है। वो सोचते हैं इसमें जो ताकत वाले मसल्स वाले हैं वही लोग करेंगे। जो इस तरीके का एक भावना थी, उसको तोड़ने के लिए भी बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ये किया। उसमें 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। उसमें डिकी डोलमा जो हिमाचल की, वो पहली सबसे यंगेस्ट महिला बनी। और उसमें संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट क्लाइम किया, तो उसमें एक रिकॉर्ड था कि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम ट्वाइस। और टोटल 18 लोगों ने क्लाइम किया एक टीम से, अब बगैर किसी स्क्रैच एंड बगैर किसी उससे। ये साबित कर दिया लोगों ने कि महिलाओं की लीडरशिप कितनी अच्छी है और महिलाएं कितनी फिट है। सवाल है अपॉर्चुनिटी देने का, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको तैयारी के लिए। और 2018 मैंने एक मिशन गंगे किया था, टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया था, और गवर्नमेंट नमामि गंगे के साथ मिलकर, जिसमें हमने हरिद्वार से लेकर पटना तक पूरा से क्लीनिंग के अलावा हमने बच्चों को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको ब्लेसिंग्स दिया ऑफिस में अपने, और उन्होंने कहा कि बच्चों में ये बहुत, क्योंकि वो हमारे भावी नागरिक हैं, उनमें ये अवेयरनेस कि माँ गंगा कितनी मैली हो रही है, क्यों मैली हो रही है और हमको क्या करना है। आप लोग स्कूल में जाके जरूर ये अवेयरनेस करिए, और वो हमने किया। मुझे बहुत गर्व है। करीब 60,000 बच्चों को हमने के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। बछेंद्री पाल जी, आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। आपकी आवाज में, आपके काम में इतना जोश है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से आपसे बहुत कुछ सीखा इस थोड़े से क्षणों में। आपका रेडियो सबरंग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।